नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसके तहत आधुनिक बिहार के इतिहास की समाप्ति के बाद आज से हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और 3 क्लास के माध्यम से हम लोग पूरे मध्यकालीन बिहार के इतिहास के संपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इस 3 क्लास में 3 वीडियो होंगे जिसमें टोटल 150 प्रश्न और एमसीक्यू प्रश्न और व्याख्या के तहत आपको पूरे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को कवर कराया जाएगा। जिसमें 3 पार्ट जो 3 पार्ट में क्लास आएंगे वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा। और जिन जिन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास में, हम लोग जिन जिन टॉपिक को कवर करेंगे उनमें शामिल है बिहार में तुर्क आक्रमण, फिर तुर्क आक्रमण के ही अंदर बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, फिर सल्तनतकालीन बिहार में जो जो भी महत्वपूर्ण बिहार में घटनाएं होती हैं उनको कवर करेंगे। और उसी समय एक वेवनार वंश का स्थापना बिहार में होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पार्ट 1 यानी आज के क्लास में कवर करेंगे 40 एमसीक्यू के माध्यम से, और 40 एमसीक्यू के बाद फिर साथ में आपको व्याख्या के माध्यम से भी इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह समझाया जाएगा। फिर दूसरे क्लास में जो कि मध्यकालीन बिहार के इतिहास का दूसरा पार्ट होगा, उसमें जो जो टॉपिक कवर कराए जाएंगे बिहार में अफगान राज, और अफगान राज के तहत नुहानी राजवंश, फिर सूर राजवंश, फिर शेरशाह सूरी, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर मिथिला के कर्नाट शासक, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में कुछ कुछ शासक और राजवंश की स्थापना है, उसी के तहत मिथिला के कर्नाट शासक, फिर चेरो वंश, इससे संबंधित 60 एमसीक्यू प्लस व्याख्या के तहत हम लोग इन सेकेंड पार्ट जो होगा उसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और फिर तीसरे पार्ट में मुगलकालीन बिहार के दौरान जो जो बिहार में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जहां से प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। और मुगलकालीन बिहार के तहत ही दरभंगा राजवंश की स्थापना हुई थी बिहार में, मिथिला के क्षेत्र में जो दरभंगा आज आधुनिक बिहार के इतिहास में आप लोगों ने दरभंगा राजवंश, दरभंगा महाराज से संबंधित प्रश्न पढ़े होंगे, तो उसकी शुरुआत इस मुगलकालीन बिहार के इतिहास के समय ही हुआ था, उसको कवर करेंगे। फिर बंगाल के नवाब के अधीन बिहार, इनसे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और फिर मध्यकालीन बिहार के महत्वपूर्ण अभिलेखों से संबंधित भी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से पूरे टॉपिक्स को अच्छी तरह समझेंगे। और थर्ड जो पार्ट होगा, तीसरा क्लास, वो भी 50 एमसीक्यू का होगा, यानी टोटल 150 प्रश्न के माध्यम से हम लोग पूरे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को प्रश्न उत्तर को भी समझेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास के जो मध्यकालीन बिहार के इतिहास के पहला पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं और 40 एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग सारे प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे, फिर व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों, इस एमसीक्यू आगे पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक सूचना दे दें कि इससे पहले हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर कर लिया है, और इन सारे क्वेश्चन आंसर और व्याख्या को बनाने के लिए मैं जिन जिन महत्वपूर्ण बुक की सहायता लिया हूँ उसमें है इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय, फिर क्राउन का बिहार सामान्य ज्ञान, फिर रिपब्लिक बिहार, और फिर लूसेंट का बिहार सामान्य ज्ञान। इन सारे बुक्स के कंटेंट को मिला के फिर स्टडी अफेयर्स का मैं अपना भी मटेरियल इसमें इनपुट डालता हूं, उसके बाद आप लोग के लिए एक अच्छा प्रश्न उत्तर और व्याख्या तैयार करके आप लोगों के लिए लाता हूं। तो अब पहले प्रश्न के आज के जो मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सीरीज का जो पहला भाग है, इसके पहले प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, बख्तियार खिलजी, मलिक हिशामुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी बख्तियार खिलजी। अब व्याख्या हम लोग देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क राज का उत्तरी भारत में नींव रखा। मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये क्या क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क राज की स्थापना देश में भारत में की थी। उसी के तहत बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है, और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया। किसके अधीन रहकर? कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहकर ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर शासन किया। बिहार के क्षेत्रों पर इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह एवं सिकंदर लोदी ने कई अभियान किए। इन सारे लोग तुर्की हैं
और इन लोगों ने बहुत सारे अभियान भी किए बिहार पर। इन सभी ने बिहार पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। तो ठीक, तुर्क सत्ता की स्थापना का बिहार में श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन आंसर में जो व्याख्या होता है ना, वो जस्ट एक नोट्स की तरह होता है। हम इस तरह उसको व्याख्या को रखते हैं जिससे कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए और उससे फिर आगे के प्रश्न उसी से निकलते आते हैं। तो आप व्याख्या को इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। बख्तियार खिलजी किस तुर्क शासक के अधीन रहकर बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया? तो ऑप्शन है आपके सामने बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहले प्रश्न के व्याख्या में इसका आंसर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको पिछले प्रश्न के व्याख्या में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहकर शासन किया था बिहार में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न के समाप्ति के बाद तीसरा प्रश्न लेते हैं। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जहरीद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद शाह बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। अब व्याख्या में देखते हैं दोस्तों। बख्तियार खिलजी एक कुशल योद्धा था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलजी को बिहार के पश्चिमी क्षेत्र के छोटे से क्षेत्र की जागीरदार दे दी। खिलजी ने अपने सेना का गठन किया, वह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया। उसने एक छोटे से क्षेत्र की जागीर दी थी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को। लेकिन अपने एक कुशल योद्धा होने के कारण इसने धीरे धीरे अपने क्षेत्र पर विस्तार किया और लगभग पूरे और बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? ऑप्शन है आपके सामने बिहार शरीफ, जिसको उस जब समय उदंतपुरी भी कहा जाता था। तो बिहार शरीफ, उदंतपुरी की, पटना की, भागलपुर की, मुंगेर की, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी बिहार शरीफ, उदंतपुरी की। अब व्याख्या देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार की कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया। दक्षिणी बिहार में कर्मनाशा नदी आता है, आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो वहीं दक्षिण बिहार की तरफ से ही उसने कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर सफल अभियान किया। बिहार में बख्तियार खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण विजय 1198 ईस्वी का उदंतपुरी, जिसे आधुनिक बिहार शरीफ कहा जाता है, वही विजय थी। और यहीं से बख्तियार खिलजी का बिहार में शासन प्रारंभ भी होता है। तो 1198 ईस्वी में वो घटना हुई थी। उदंतपुरी पर उसने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1192 में, 1204 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, 1198 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महत्वपूर्ण जो विजय थी उदंतपुरी बिहार शरीफ की, और वहीं से बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी 1198। और पिछले प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया उस समय बिहार और बंगाल पे पाल वंश का शासक था। तो बख्तियार खिलजी जब शासन किया उस समय पाल वंशीय शासक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने आनंद पाल, इंद्रयुमन पाल, देवपाल, धर्मपाल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी इंद्रयुमन पाल। अब व्याख्या में देखते हैं। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। संभवतः बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला बख्तियार खिलजी ही था, तथा बख्तियारपुर शहर की स्थापना भी की। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और उदंतपुरी बिहार को भी तहस नहस किया था अपने आक्रमण के दौरान। प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार मिन्हाजुन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और मध्यकालीन बिहार के इतिहास की शुरुआती दिनों की लगभग अधिक से अधिक जानकारियाँ इस पुस्तक से मिलती है। तो मिन्हाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो
इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इस व्याख्या में बहुत सारे प्रश्न और उत्तर छुपे हुए। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक थे लक्ष्मण सेन, पाल वंशीय शासक थे इंद्रद्युम्न पाल, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तहस नहस किया, फिर विक्रमशिला और उदंतपुरी शहर के बिहार को भी तहस नहस किया। और ये सब कहानी, ये सब जो घटनाएं की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पर्शियन के जो इतिहासकार थे, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में इन सारे मतलब हमलों का विस्तार से वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसने पढ़ लिया है, तो आसानी से इसका उत्तर हम लोग दे देंगे। ऑप्शन देखते हैं, आनंद सेन, ध्रुव सेन, लक्ष्मण सेन, चंद्र सेन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय लक्ष्मण सेन शासक था और पाल वंशीय इंद्रद्युम्न पाल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? दोस्तों, जितने भी हम अभी प्रश्न एमसीक्यू बना रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें पूछे गए हैं। तो आप इत्मीनान से इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा ना, तो आपको काफ़ी सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन है आपके सामने, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, बाबर, बख्तियार खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बख्तियार खिलजी, और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बख्तियार खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी उत्तर पिछले प्रश्न के व्याख्या में था और सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना की थी। आज का 10वां प्रश्न लेते हैं। बख्तियार खिलजी ने जब 1203-4 ईस्वी में नदिया, जो कि बंगाल में पड़ता है, नदिया पर चढ़ाई की, उस समय नदिया किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है आपके सामने, आनंद सेन की, ध्रुव सेन की, लक्ष्मण सेन की, चंद्र सेन की, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी लक्ष्मण सेन। ठीक है, जब बिहार में आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी, तो सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन, और उसी की राजधानी क्या थी? बंगाल की जो नदियाँ थी वो सेन वंशीय की राजधानी थी। अब व्याख्या में देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने 1203-4 ईस्वी में बंगाल पर चढ़ाई की। अब उदंतपुरी पे कब विजय प्राप्त की थी, महत्वपूर्ण विजय? तो 1198 में। और बंगाल पर कब चढ़ाई की? 1203-4 ईस्वी में नदिया पर, जो कि सेन वंश की राजधानी भी थी। तो बंगाल पर चढ़ाई की जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, कौन? नदिया। लक्ष्मण सेन परास्त हुआ एवं बिहार का अधिकांश भाग बख्तियार खिलजी शासन के अधीन आ गया। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की तथा अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ बनाया। तो बिहार शरीफ, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लखनौती। और उसने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? बिहार शरीफ। 1198 ईस्वी में तुर्क सत्ता की स्थापना करता है बख्तियार खिलजी बिहार में। और फिर 1204 ईस्वी में, चूँकि उस समय जो सेन और पाल वंशीय शासक बिहार और बंगाल में थोड़े थोड़े एरिया में अपनी अपनी राज्य का शासन करते थे, तो उसी के दौरान इसने नदिया पर आक्रमण किया, लक्ष्मण सेन को वहाँ पे परास्त किया और अपना राजधानी लखनौती में बनाया और बिहार शरीफ को अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन है आपके सामने, लखनौती, बिहार शरीफ में, मुंगेर में, मनेर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी लखनौती में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था, कहाँ बनाया था? ऑप्शन है आपके सामने, लखनौती में, बिहार शरीफ में, मुंगेर में, मनेर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बिहार शरीफ में। उस समय उदंतपुरी नाम से वो जाना जाता था और वहीं पे उसने 1198 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो कि बिहार में उसका पहला सफल महत्वपूर्ण आक्रमण था। और उसी समय उसने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। कितने? बख्तियार खिलजी ने। हम बार बार ये सब रिपीट कर रहे हैं ना कि वीडियो के दौरान आपको बाकी पीछे की सारी कहानियां फ्लैशबैक में रिपीट होते रहे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। आज का 13वां प्रश्न। बख्तियार खिलजी ने मिथिला के किस कर्नाट शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? ऑप्शन है आपके सामने, गंगदेव, नरसिंहदेव,
राम सिंह देव, हरि सिंह देव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी नरसिंह देव। और कर्नाट शासकों की भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या करके उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया। खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी की हो गई और उसके बाद ऐबक ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। तो इसी का एक अधिकारी था, किसका? बख्तियार खिलजी का एक अधिकारी जो था अली मर्दान, उसी ने इसकी हत्या कर दी और इसके शव को कहाँ पे? बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया। और ये घटना कब की है? 1206 ईस्वी की। और उसके बाद ऐबक ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। तो जब बख्तियार खिलजी ने मिथिला पर आक्रमण किया तो मिथिला के कर्नाट शासक कौन थे? नरसिंह देव। आगे बढ़ते हैं और इस व्याख्या से आपको कई सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी? ऑप्शन है आपके सामने मलिक जानी, हिसामुद्दीन एवाज, अली मर्दान, मुबरीज खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका उत्तर था और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी अली मर्दान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी को कहां दफनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने उदंतपुरी में, बिहार शरीफ में, लखनौती में, मनेर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी बिहार शरीफ में उनको दफनाया गया था। बिहार शरीफ उनकी प्रशासनिक मुख्यालय भी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार शरीफ में यहाँ पे एक ये जो उदंतपुरी है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने गलती से दे दिया क्योंकि उस समय बिहार शरीफ का ही पुराना नाम उदंतपुरी था, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। बिहार शरीफ इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था। ऑप्शन है आपके सामने ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब सुल्तान माने जो दिल्ली का सुल्तान था वह, उसकी चर्चा हो रही है। तो पहला सुल्तान कौन था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया। राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। ठीक है, तथा मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार एवं लखनौती को ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया था। तो इस व्याख्या से आपको कई सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने कब किया था? तो 1225 ईस्वी में। कहाँ? तो बिहार शरीफ और बाढ़ पर आक्रमण किया और राजमहल की पहाड़ी जो है, राजमहल की जो पहाड़ी है उसमें तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था और पराजित करके दिल्ली के जो इन क्षेत्र को जो था वो दिल्ली के अधीन कर लिया। और मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि इल्तुतमिश ने किसको नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन को। और किसको पराजित करके? तो हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है आपके सामने इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक, रजिया सुल्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? ऑप्शन है आपके सामने मलिक जानी, बख्तियार खिलजी, हिसामुद्दीन एवाज, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है उत्तर है दोस्तों, अभी पिछले प्रश्न के व्याख्या में ही हम लोगों ने इसको पढ़ा है और सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हिसामुद्दीन एवाज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है आपके सामने मलिक अलाउद्दीन जानी, अली मर्दान, हिसामुद्दीन एवाज, बख्तियार खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों
ऑप्शन ए यानी मलिक अलाउद्दीन जानी। और मलिक अलाउद्दीन जानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अली मर्दान तो वो व्यक्ति था जिसने बख्तियार खिलजी का अधिकारी था और उसकी हत्या कर दी थी। बख्तियार खिलजी इल्तुतमिश का प्रतिनिधि था, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिनिधि था और हिसामुद्दीन एवाज को ही इल्तुतमिश ने पराजित करके बिहार के क्षेत्र को दिल्ली में मिलाया था, दिल्ली के अधीन कर लिया था और मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। राजा बनराज की गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के शासनकाल में बिहार का कौन सा क्षेत्र दिल्ली के अधीन था? ऑप्शन है आपके सामने मनेर, गया, तिरहुत, भागलपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बी यानी गया। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा बनराज की गया प्रशस्ति में किया गया है। गया के एक राजा थे जिनका नाम था बनराज, उनके द्वारा एक गया प्रशस्ति लिखी गई थी और उसी में इसकी चर्चा की गई है। बलबन ने लखनऊती के शासक तुगरील खां के विद्रोह का दमन भी किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? अभी तक जो थे ना प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से उन लोगों ने शासन नहीं किया। अब आता है क्वेश्चन कि बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके सामने ममलूक वंश के काल में, खिलजी युग में, तुगलक काल में। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी तुगलक काल में। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हो गया। तो किसके काल में निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ? तुगलक काल में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। मलफूजात एवं मनालिवकुल असफया की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने हजरत शकुद्दीन याहिया मनेरी, शेख अहमद चिरमपोश, मखदूम बखलील, मोमिन आरिफ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी हजरत शकुद्दीन याहिया मनेरी। सूफी संत हजरत शकुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात एवं मनाकीवुल असफया जैसी रचनाओं से तुगलक काल के बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इन दोनों जो रचना है इनसे उस काल की जानकारी मिलती है बिहार में। फिरोज तुगलक के लेख गया एवं पटना से भी मिले हैं, इससे भी बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरिसिंह देव को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के भी शासन काल में बिहार के किस प्रांतपति उत्तरी बिहार पर निर्णायक आधिपत्य स्थापित करते हुए बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया? ऑप्शन है आपके सामने मलिक अलाउद्दीन जानी, अली मर्दान, हिसामुद्दीन एवाज, मजदूल मुल्क। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी मजदूल मुल्क। अब व्याख्या में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के भी शासन में बिहार के प्रांतपति मजदूल मुल्क ने, मतलब तुगलक वंश का जो प्रांतपति था बिहार में मजदूल मुल्क ने, कर्नाट शासक हरिसिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाया। और इससे पहले 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने भी हरिसिंह देव के खिलाफ अभियान चलाया था और उन्हें पराजित भी किया था। तो इन्होंने भी अभियान चलाया और उत्तरी बिहार पर निर्णायक आधिपत्य स्थापित करते हुए बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। इन्हीं के समय में दिल्ली सल्तनत में बिहार का विलय हो गया निर्णायक रूप से। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दरभंगा, जो कि तिरहुत क्षेत्र में आता था, दरभंगा क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रखा तथा अपने सिक्के यहाँ से जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही कर्नाट शासकों का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? ऑप्शन है आपके सामने दरभंगा, तिरहुत, भागलपुर, पटना, पूर्णिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी दरभंगा, जो कि तिरहुत क्षेत्र में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तिरहुत को उसने कौन सा नाम बदल दिया था? तुगलकपुर। तो किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? ऑप्शन है आपके सामने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका आंसर था और सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं, दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है आपके सामने गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका उत्तर था और इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाट वंश, वैवनार वंश, मित्र वंश, ठाकुर वंश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी वैवनार वंश। अब व्याख्या में देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1359 ईस्वी में बिहार के क्षेत्र से होते हुए बंगाल पर आक्रमण हुआ, जिससे बिहार का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। तिरहुत क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया और वहाँ पे एक नए वंश का स्थापित किया। कि कौन सा वंश? इस वंश को वैवनार या अहिलवार वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के शासक शिव सिंह के शासनकाल में महाकवि विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की। इन्हीं के शासनकाल में शिव सिंह जो कि वैवनार वंश के शासक थे, और वैवनार वंश की स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो शिव सिंह के शासनकाल में ही एक महान कवि थे जिनका नाम था विद्यापति। इन्होंने अनेक काव्यों की रचना की, जिससे इस क्षेत्र की जानकारी उस काल की मिलती है। फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोशी से भी मुलाकात की थी। तो बिहार के महत्वपूर्ण संत थे जिनका नाम था अहमद चिरमपोश, उनसे भी मुलाकात की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। तिरहुत के वैवनार वंश के किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? ऑप्शन है आपके सामने हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह, नरसिंह देव। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसका उत्तर पढ़ चुके हैं और सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी शिव सिंह के छत्रछाया में रहकर विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है आपके सामने इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक ने ही वैवनार वंश की स्थापना करवाई थी बिहार विजय के दौरान। और वैवनार वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे शक्ति सिंह। उनके शासनकाल में ही महान कवि विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक बिहार के प्रसिद्ध संत उस समय के शेख अहमद चिरमपोश से मुलाकात की थी। आगे बढ़ते हैं, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से, दरभंगा से, पटना से, भागलपुर से। उपरोक्त में से किसी में नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी बिहार शरीफ से। व्याख्या में देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिला है। वहीं इसका अन्य अभिलेख पटना एवं गया के क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। चूंकि इन क्षेत्रों पे उन लोगों का शासन था, उनके अनुयायी शासन कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे उनके अभिलेख मिलते रहे। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है। तो राजगीर में जो जैन मंदिर है, वहाँ के अभिलेखों से पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ आकर दान भी दिया था। और पता ही होगा कि फिरोज शाह तुगलक काफ़ी दानशील सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं,
राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में तुगलक वंश के किस सुल्तान द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरत शाह तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ऑप्शन है आपके सामने ममलूक काल में, खलजी काल में, तुगलक काल में, लोधी काल में। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां जो कि तुगलक युग में बिहार के सर्वश्रेष्ठ शासक साबित हुए, इनका मकबरा बिहार शरीफ की पहाड़ी पर विद्यमान है। तो मलिक बया बिहार के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। कब? मध्यकालीन बिहार में बिहार के सर्वश्रेष्ठ शासक साबित हुए थे। और वो किनके शासन में प्रशासक थे बिहार के? तो तुगलक काल में। और इनका मकबरा बिहार शरीफ की पहाड़ियों पर स्थित है। यह तुगलक कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। कौन सा? मलिक इब्राहिम या जिनका नाम मलिक बयां कहा जाता था, उनका जो मकबरा है वो तुगलक कालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ ही थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ, जो आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली में, बिहार शरीफ में, पटना में, दरभंगा में। उपरोक्त में से किसी में नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसका उत्तर हम लोग पढ़ लिए हैं और सही उत्तर है दोस्तों बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। कहाँ थी? दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तुगलक काल में जब बिहार पर वर्चस्व स्थापित हो गया तो उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ को ही बिहार की राजधानी बनाया गया था। और आपको याद होगा बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लखनऊ थी। उसका प्रशासनिक मुख्यालय था बिहार शरीफ में। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? ऑप्शन है आपके सामने मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का नाम जो जिसे आज हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं उस समय शुरुआत की है तुर्कों ने यह नाम दिया था। वर्तमान बिहार के क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण तुगलक काल में तुर्कों ने इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश की संज्ञा दी और जिसके बाद ये बिहारों का प्रदेश होते होते बिहार से बिहार हो गया और वर्तमान में इसको हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। तो बिहार शब्द की उत्पत्ति किसने सबसे पहले बिहार को, इस क्षेत्र को बिहार किसने कहा था? तुर्कों ने। नेक्स्ट, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ऑप्शन है मुगल काल में, तुगलक काल में, खलजी काल में, मौर्य काल में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तुगलक काल में ही बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहारों की, बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण ही इन लोगों ने इस क्षेत्र को बिहार कहना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का देहावसान कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1381, 1481, 1281, 1581। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 1381 में जो बिहार के महत्वपूर्ण संत थे, सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी, उनका देहावसान हो गया था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1504, 1505, 1506, 1510। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 1504 ईस्वी में। व्याख्या में देखते हैं। 1504 ईस्वी में लोदी के बिहार अभियान के परिणाम स्वरूप तिरहुत एवं सारण के जमींदारों ने समर्पण कर दिया। उसने जब आक्रमण किया तो वहाँ के इन दो जगहों के जमींदार, तिरहुत के और सारण के जमींदार, क्या कर दिए? समर्पण कर दिए। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बंगाल के शासक को पुनः पराजित कर संधि की, जिसके अनुरूप मुंगेर को बिहार बंगाल की सीमा रेखा माना गया। मुंगेर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बिहार और बंगाल का सीमा माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। और जो कि 40 प्रश्न तो हो गए, लेकिन कुछ प्रश्न मैंने बाद में ऐड किए हैं, उसको 40A और 40B के नाम से मैंने इसमें रखा है। तो सिकंदर लोदी के बिहार अभियान के परिणाम स्वरूप कहाँ के जमींदारों ने समर्पण कर दिया? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में आपने देख लिया है। ऑप्शन है आपके सामने सारण, तिरहुत,
ए और बी दोनों यानी सारण और तिरहुत दोनों, डी ऑप्शन है मुंगेर, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही है उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी सारण और तिरहुत, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, सिकंदर लोदी के बिहार अभियान के परिणाम स्वरूप कहाँ के जमींदारों ने समर्पण कर दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? ऑप्शन है आपके सामने, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी सिकंदर लोदी, और मुंगेर को बंगाल और बिहार का बॉर्डर मान लिया गया था, सीमा रेखा मान लिया गया था। ठीक है, तो आज के प्रश्न की जो सीरीज है यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। मध्यकालीन बिहार के इतिहास का ये भाग 1 था, 2 भाग और आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, और पूरा मध्यकालीन बिहार का इतिहास समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक बिहार के इतिहास की सफल क्लास का अध्ययन किया है, जिसमें 11 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पूरे आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर कर लिया है। अगर आप में से कोई दोस्त या मित्र उस वीडियो को नहीं देख पाए हो तो उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। आप बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन देखते होंगे, जैसे इम्तियाज अहमद की बुक में केवल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यह प्रयास किया है कि इस क्वेश्चन को व्याख्या के साथ एक कहानी की तरह आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।